गाइज, करंट अकाउंट रिलेटेड जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी हाइलाइट्स के साथ 6 अगस्त को अनाउंस किए थे। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी के जो की रेट्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उनमें तो कोई बदलाव नहीं लाया गया था, पर उसी के साथ कई सारे स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए गए थे इकोनॉमी को कोविड-19 के दौरान सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि ईएमआई मोरेटोरियम का थर्ड फेज, लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी में कुछ रिलैक्सेशंस, फिर एमएसएमई बिजनेस फर्म्स के लिए जो आरबीआई का लोन रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज है उसे एक्सटेंड किया गया था। तो ऐसे सभी मेजर्स को बहुत ही आसान भाषा में हमने ऑलरेडी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में डिटेल्स में कवर किया है। उसका वीडियो लिंक अभी ऊपर आई बटन में रिफ्लेक्ट हो गया होगा, तो आप आसान भाषा में उनको भी समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल या बिजनेसमैन हम सभी जानते हैं कि करंट अकाउंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कि जो भी हमारे बिजनेस के डे टू डे सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारी बिजनेस फर्म के करंट अकाउंट से ही रूट होने चाहिए। पर एज अ बैंक करंट अकाउंट की इंपॉर्टेंस टू फोल्ड होती है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एक तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले बात करते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू की। तो उसमें एक ऐसा है ना कि अभी अगर कोई बैंक ने बोरोवर को वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कर रखे हैं या कोई लॉन्ग टर्म लोन लिमिट सैंक्शन कर रखे हैं, तो बैंक जानना चाहेगा कि जिस पर्पस के लिए वो फंड्स दिए हैं बैंक ने, उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है या नहीं बोरोवर। तो अगर उसके पास उसका करंट अकाउंट होगा तो वो ये एक ऑनगोइंग बेसिस पे मॉनिटर कर सकता है। फिर उसी के साथ साथ दूसरी कई चीज़ें जैसे कि लिमिट सैंक्शन करने के लिए तो बैंक बोरोवर के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह देख लेता है, पर जो चीज़ वहाँ दिखाई दे रही है वो बोरोवर के बैंक स्टेटमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं। फिर जो टॉप कस्टमर्स और सप्लायर्स वो बोरोवर अपने बता रहा है क्या उनके साथ लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन्स थ्रू आउट द ईयर हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जो हैं वो एक बैंक को अपने बोरोवर के बैंक स्टेटमेंट देखकर मिल जाते हैं। पर अगर बोरोवर्स को ये फ्रीडम दी जाएगी कि वो लोन एक जगह से ले लें पर करंट अकाउंट कोई दूसरी जगह खुलवा लें, तो उसमें लोन देने वाले बैंक को ये रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा अपने बोरोवर पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा वो बैंक स्टेटमेंट्स के सबमिशन के लिए। वो अपने डिस्क्रिप्शन में कभी सिस्टम में फटाफट लॉग इन करके नहीं देख पाएगा। और फिर आजकल का वर्ल्ड तो आप जानते ही हैं, बोरोवर जो बैंक स्टेटमेंट दूसरे बैंक का सबमिट कर रहा है वो एक्चुअल स्टेटमेंट है या उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है, ये आजकल के ज़माने में कुछ पता लगा नहीं सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के इंपॉर्टेंस की कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बैंक के पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आपको करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो मतलब बैंक के लिए सीधी सादी भाषा में अगर कहें तो ये हो गया है फ्री का पैसा। और ये फ्री का पैसा जब बैंक आके डिप्लॉय करता है लेंड करने के लिए, तो उस पर हार्डली उसको कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। एक सीआरआर का कैरिंग कॉस्ट ऐड करना पड़ता है और अपने कुछ डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करने पड़ते हैं। इनफैक्ट इस पूरे मैटर पे कि ये बैंक अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालता है और कैसे अपनी प्राइसिंग निकालता है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो अगेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक भी अभी ऊपर आई बटन में आ गया होगा। बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देखिएगा। एनीवे, तो एक तो ये जब करंट अकाउंट का पैसा लेंड करते हैं बैंक, उनका कॉस्ट जीरो होता है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसके लिए एट टाइम्स बैंक्स नेट मार्जिन 8% तक का भी कमा लेते हैं अपने करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसों पे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक इनकम का सोर्स होता है। और ये तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की बात की हमने। इसके अलावा आप अगर सोच के देखें तो बैंक के पास बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं कमाई करने के, अगर एक बार कोई फर्म अपना करंट अकाउंट उनके साथ खुलवा ले। जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हम डे टू डे हम सभी ये फेस करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको आरटीजीएस या एनईएफटी करने हैं तो बैंक्स उसके लिए भी चार्ज लगा लेते हैं। फिर अगर आपको कई बार मिनिमम एएमबी मेंटेन करने के लिए बोला जाता है आजकल करंट अकाउंट्स में भी, तो फिर उसके अलग चार्जेस नॉन मेंटेनेंस के। फिर आपको सपोज कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि कोई आपका पैसा इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू आने वाला है या आपको कोई आउटवर्ड रेमिटेंस करना है, तो उसमें आपको ट्रेड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर आपको अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में कोई ट्रांजेक्शन करना है तो फॉरेन करेंसी बाय या सेल भी फिर आपको उस बैंक से ही करनी पड़ेगी, तो बैंक उसमें भी अपना मार्जिन कमा लेते हैं। और फिर उसके बाद तो छोटी छोटी चीज़ों की तो कोई कमी नहीं है, जैसे कि चेकबुक इशू करने के चार्जेस, डीडी इशू करने के चार्जेस, चेक रिटर्न हो जाए तो उसके भी चार्जेस, फिर किसी पर्पस के लिए अगर एक सिग्नेचर वेरीफाई करवाना है तो उसके चार्जेस, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू करना है अपने कस्टमर के तो उसके चार्जेस, डुप्लीकेट पासबुक इशू करना है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट इशू करना है तो उसके चार्जेस, और यहाँ तक कि अकाउंट क्लोजर भी कराने जाओ तो उसमें भी किसी ना किसी टाइप के चार्जेस तो बैंक आपको बता ही देता है। तो इस तरह से कमर्शियल और क्रेडिट ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट अकाउंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक बैंक के लिए। तो ये एक एज ओल्ड डिबेट है जो बैंकिंग सिस्टम में कई सालों से चलती आई है, जिधर कस्टमर्स बोलते हैं कि उनके पास ये डिसाइड करने का हक होना चाहिए कि उन्हें लोन किस बैंक से लेना है और करंट अकाउंट किस बैंक के पास खोलना है। पर बैंक्स का कहना इसमें हमेशा उल्टा रहा है, बिकॉज वो बोलते हैं कि अगर हमने जिस बोरोवर को लोन दे रखा है अगर उसका अकाउंट हमारे पास हो तो हमें ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी उसके कैश फ्लोज रूटिंग की, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की। और अगर वो बोरोवर कभी स्ट्रेस में जाता है तो सडनली क्या होगा कि उसके कस्टमर्स से पैसा आना कम होएगा, वो सब बैंक अपने अकाउंट में देख सकती हैं और टाइमली एक एक्शन ले सकती हैं। अदरवाइज अगर वो ये सारे ट्रांजेक्शन्स किसी और बैंक के अकाउंट से होते रहेंगे
तो लोन देने वाले बैंक को तो कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या गड़बड़ चल रही है अपने बोरोवर के बिजनेस में। तो ये बैंक्स और कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कभी इसमें मैच होने ही नहीं वाला था। तो इसमें कई बार कुछ एक बीच का रास्ता निकालने के लिए आरबीआई ने कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज किए। इनफैक्ट जुलाई 2015 में ये सेम सब्जेक्ट लाइन से ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स नीड ऑफ डिसिप्लिन ये नाम से एक सर्कुलर भी इशू किया था जुलाई 2015 में आरबीआई ने। और उसमें एक ऑप्शन दिया था कि अगर एक कस्टमर को ऐसी कोई नीड पड़ी जाती है कि उसे अपने लोन देने वाले बैंक को छोड़ के किसी दूसरे बैंक के साथ करंट अकाउंट खुलवाना है, तो वो ये काम या तो अपने लेंडिंग बैंक से एक एनओसी प्रोवाइड करवा के दूसरे बैंक को और ओपन कर सकता है वो अकाउंट, या फिर जो नया वाला बैंक है वो एक लेटर लिख सकता है लेंडिंग बैंक को, और उस लेटर के 15 दिन तक अगर जो लेंडिंग बैंक है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है 15 डेज़ के कूलिंग पीरियड के बाद, तो भी वो जो नया बैंक है वो करंट अकाउंट खोल सकता है। तो ये सब बीच का रास्ता निकालने का ट्राई किया था आरबीआई ने, बट इसके बावजूद भी वो जो एक नीड ऑफ डिसिप्लिन है वो नहीं आ रहा था। लोग इस ऑप्शन का मिसयूज़ कर रहे थे और एनपीएस बढ़ रहे थे। अब एनपीएस तो बढ़ ही रहे थे, पर एक कोविड का सिनेरियो आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एनपीएस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो अब कहीं ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसके लिए आई थिंक अब आरबीआई को इसका एक अर्जेंट नीड समझ में आया कि अगर अभी भी ये ऑप्शन ओपन रखा तो बहुत सारे जो बोरोवर्स है उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनके लोन में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, उनके रीपेमेंट में स्ट्रेस आने वाला है, तो हो सकता है वो अपना सारा कैश फ्लोज एक दूसरे बैंक के करंट अकाउंट में डाइवर्ट कर लें और उस कैश को किसी और पर्पजेस के लिए यूज़ करते रहे, अपने लेंडिंग बैंक का लोन चुकाए ना। तो इसीलिए 6 अगस्त को आरबीआई ने एक काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ दीज गाइडलाइंस इशू कर दिया है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि इसका इम्पैक्ट सारे बोरोवर्स पर ही नहीं पर सारे बैंक्स पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लेंडिंग बिजनेस में लोन्स देने में मार्केट शेयर ज़्यादा है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और जो फॉरेन एमएनसी बैंक्स हैं उन लोगों का जो मार्केट शेयर है वो करंट अकाउंट्स में ज़्यादा है, जो कि थोड़ा सा अनफेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर तो ये गाइडलाइंस जिस तरह से इशू हुई हैं वैसे ही अगर डिप्लॉय भी की जाती हैं तो थोड़ा सा मार्केट शेयर जो है वो प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स का तो लूज़ होने वाला है। वो लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि नेट मार्जिनली जो है लूजर्स रहने वाले हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो गेन करने वाले हैं इस गाइडलाइन से। तो इसीलिए इस वीडियो में इस गाइडलाइन को हम बहुत ही आसान भाषा में पूरी डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो इसलिए आप बने रहिएगा। एक क्विक रिकैप बैंक लोन्स के टर्मिनोलॉजीज का कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइप के लिमिट्स होते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड वो लिमिट्स होते हैं जिनमें बोरोवर जो है वो बैंक का एक्चुअल पैसा यूज़ करके कुछ पेमेंट्स करता है, जैसे कि कैश क्रेडिट एक वर्किंग कैपिटल लिमिट है, ओवरड्राफ्ट एक वर्किंग कैपिटल लिमिट है। फिर आते हैं इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टाइप के लोन्स, अगेन जिनमें बैंक का फंड्स यूज़ करके बोरोवर्स कुछ पेमेंट्स करता है। और दूसरे टाइप के लिमिट्स होते हैं नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स, तो जिसमें आपके ऐसे लिमिट्स आ गए जिनमें बैंक बोरोवर के बिहाफ पे कुछ गारंटी कुछ अश्योरेंस इशू करता है और बैंक के ऊपर मॉनिटरी इम्पैक्ट तभी आता है जब बोरोवर अंडर दैट लिमिट कुछ डिफॉल्ट करता है। तो इसके एग्जांपल हो गए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। सो हाय गाइस, आई एम अमनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल DIY बैंकिंग, यानी कि डू इट योरसेल्फ बैंकिंग। क्योंकि इस चैनल का एम है कि यहाँ के वीडियोस देखने के बाद आप आपकी बैंकिंग खुद कर सकें और आपके बैंक मैनेजर को हर चीज़ में क्वेश्चंस कर सकें। तो इसी एम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो नया लेटेस्ट सर्कुलर आया है करंट अकाउंट गाइडलाइंस के ऊपर, उसका इम्पैक्ट उन बोरोवर्स पे क्या पड़ेगा जिन्होंने सिर्फ सीसी लिमिट अवेल की हुई है बैंक से, और उन पे क्या पड़ेगा जिन्होंने सिर्फ अदर देन सीसी यानी कि कुछ टर्म लोन्स वगैरह अवेल किए हुए बैंकिंग सिस्टम से। अब कौन से ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट से रूट करना अलाउड होगा और कौन से सिर्फ सीसी अकाउंट से। एंड लास्टली टर्म लोन्स का अब जो डिसबर्समेंट है वो बोरोवर्स को उनके खुद के करंट अकाउंट में नहीं मिलेगा, तो वो अब कैसे वर्क करेगा वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्विक रिक्वेस्ट आपसे कर दूं कि इस वीडियो को प्रॉपरली समझने के लिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड वीडियो के एंड में मैंने कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं जो इस सर्कुलर में ग्रे एरियाज हैं, पर मैंने अपने ओपिनियन में आपको एडवाइस करने का एक अटेम्प्ट किया है। एंड वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड सारे अपडेट्स और इनसाइट्स को इसी तरह आसान भाषा में समझते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस इमीडिएट बेसिस पे आपको मिलते रहे। सो ग्रेट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। तो ये गाइडलाइन सबसे पहले उन बोरोवर्स की बात करता है जिन्होंने बैंक से सीसी या ओडी लिमिट लिया हुआ है। तो शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक सीसी लिमिट लिए हुए बोरोवर को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ती होगी कि उसे अपने सीसी वाले बैंक को छोड़ के किसी और बैंक के साथ करंट अकाउंट खुलवाने का मन करता होगा, क्योंकि एसेंशियली आरबीआई गाइडलाइंस तो सारे बैंक्स को सिमिलरली अप्लाई होते हैं और सबको करंट अकाउंट में सेम फैसिलिटीज़ ही देने हैं। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि 2 ही डिफरेंशिएटर्स हैं जिसमें एक बैंक दूसरे से बेटर हो जाता है। तो एक है सर्विस और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की तारीख में है और बहुत ही रेलेवेंट है वो है टेक्नोलॉजी।
क्योंकि जैसे जैसे आपकी बिजनेस फर्म ग्रो करती जाती है, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत आपको पड़ने लग जाती है। आपकी टीम हर बार एक करंट अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के बैठ के और मैन्युअली रिकंसाइल नहीं कर सकती है। जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं तो उन्हें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए रहते हैं। तो आजकल कैसे सॉल्यूशंस आ गए कि बैंक कई टाइप के रिपोर्ट्स खुद ही एक कंपनी के करंट अकाउंट को एनालाइज करके उनको प्रोवाइड कर देती है। फिर उसके बाद तो आजकल यहाँ तक की सुविधा हो गई है कि बैंक जो है वो किसी कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, जैसे कि टैली हो गया या कोई और ओरेकल हो गया, उनको डायरेक्टली अपने सिस्टम से इंटीग्रेट भी कर सकती है। इसको एंड टू एंड इंटीग्रेशन बोलते हैं या एपीआई इंटीग्रेशन बोलते हैं। वो कर सकती है जिससे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत सारे रिपोर्ट्स की स्पीड बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ कई सारे कस्टमर्स को कैश पिकअप या चेक पिकअप की ज़रूरत पड़ती है, जिनके कस्टमर्स अगर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज देने पड़ते हैं। तो और फिर आजकल तो और नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, जैसे यूपीआई बेस्ड सॉल्यूशंस है या वॉलेट बेस्ड सॉल्यूशंस है। तो बहुत सारे बिजनेसेस की नीड्स के हिसाब से अब हुआ क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स इतनी तेज़ी से अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पाए जितनी तेज़ी से एमएनसी बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने कर लिया है। तो यही एक कुछ रीजंस है जिसके कारण एक फर्म ऐसा चाह सकती है कि वो सीसी भले ही एक बैंक से लेती रहे पर करंट अकाउंट एक दूसरे बैंक में खुलवाने जाए। तो ठीक है, मतलब ये भी एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर का हक है। जस्ट बिकॉज एक बैंक ने उसको सीसी लिमिट दे रखी है, इसके लिए वो उसको बांध ले अपने साथ, चाहे सर्विस लेवल्स अच्छे हो ना हो, ये भी फेयर नहीं साउंड करता है। इसी पॉइंट का ख्याल रखते हुए आरबीआई ने 2015 में दे दिया था परमिशन कि ठीक है, आप आपके सीसी वाले बैंक को ये आपका प्रॉब्लम समझाओ, तो या तो वो बैंक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे और या फिर आपको एक एनओसी दे दे कि स्पेसिफिकली उतने ही पर्पज़ के लिए आप वो दूसरा बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ कर पाओ। पर जैसा कि हमने पहले बात करी कि इसमें डिसिप्लिन के बहुत इश्यूज आ रहे हैं एंड आरबीआई के ओपिनियन में ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। और दूसरा चैलेंज मुझे लगता है एनओसी वाले गाइडलाइन में ये आ रहा था कि बैंक्स कौन सा डेटाबेस रेफर करें पता करने के लिए कि कौन सी फॉर्म में लोन चल रहा है या नहीं। तो दो ही डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। एक है CRILC, ये जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी है जिसमें सारे बैंक्स को कंपल्सरीली जो भी फर्म्स को या बोरोवर्स को उन्हें लोन दे रखे हैं वो रिपोर्ट करने होते हैं, पर सिर्फ वही एक्सपोजर्स जो 5 करोड़ या उससे ऊपर हैं। तो अगर 5 करोड़ से नीचे कोई एक्सपोजर्स चल रहे हैं तो उसमें अगर तो वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी है तो ROC पे जाके चार्जेस देख सकता है कोई बैंक। पर अगर वो कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ऐसे में कोई ऑप्शन है नहीं बैंक के पास, उसको सिर्फ कस्टमर के द्वारा दिए गए डिक्लेरेशन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो एज ए न्यू बैंक अगर एक कस्टमर आके मुझे अप्रोच करता है कि मुझे अकाउंट खुलवाना है आपके साथ, तो मैं सिर्फ उसको ही बोलूँगा कि आप डिक्लेयर कर दो कि आप कहीं और से लोन अवेल तो नहीं करते। अगर उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं अवेल करते, तो फिर ऐसे जो बोरोवर्स हैं वो इस गाइडलाइन को मिसयूज़ कर पा रहे थे। तो शायद इसीलिए इस गाइडलाइन में क्लियरली आरबीआई ने पहले ही लाइन में लिख दिया है कि नो बैंक शैल ओपन करंट अकाउंट फॉर कस्टमर्स हु आर अवेलिंग सीसी और ओडी फैसिलिटीज फ्रॉम एनी बैंक एंड ऑल ट्रांजेक्शंस, all day-to-day transactions have to be routed through such CC and OD accounts। तो अब या तो अगर आपको CC एक ही बैंक से मिल रही है तो उसकी सर्विसेज जैसी भी हैं वहाँ से उसे चला लीजिए, और अगर सर्विसेज बहुत ही ख़राब लग रही हैं तो ट्राई कीजिए कि ऐसा बैंक जिसकी सर्विसेज अच्छी हैं वो आपको CC लिमिट दे पाए। ये दो ही ऑप्शंस एज ऑफ नाउ रह गए हैं बोरोवर्स के पास। हालांकि इस पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी सारे कस्टमर्स बोल रहे हैं कि हमारे बेसिक राइट्स के खिलाफ है, काफ़ी सारे बैंक्स भी बोल रहे हैं कि मेरिट पे कस्टमर्स को ये डिसाइड करने मिलना चाहिए कि उन्हें कौन से बैंक से कौन सी सर्विस लेनी है। तो ये सब पे काफ़ी सारा डिबेट अभी चल रहा है। आई एम श्योर काफ़ी सारे अपडेट्स इस पर आते रहेंगे और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे इस चैनल पर। और इसी के साथ साथ आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारे अपडेट्स जो हैं वो मैं रियल टाइम बेसिस पर डालते रहता हूँ, और प्रोफाइल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और चैनल के कवर आर्ट में भी अपडेट कर दिया है। सो एनीवे, अब इसमें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ये आता है कि चलो अगर अब किसी एक बैंक के साथ ही CC अकाउंट है तब तो जो हमने अभी तक बात की वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट व्हाट इफ किसी बिजनेस फर्म का एक से ज़्यादा बैंक के साथ CC अकाउंट है या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है, तो ऐसे में भी इस गाइडलाइन ने काफ़ी क्लियर कर दी चीज़ें। इसमें ऐसा कहा गया है जिस बैंक का एक्सपोजर ओवरऑल एक्सपोजर के 10% से कम है, लेस देन 10% ऑफ ओवरऑल लिमिट्स जो भी उस बोरोवर को मिल रखी हैं उससे अगर कम है, तो ऐसे बैंक को क्रेडिट्स तो फ्रीली आ सकते हैं उसके अकाउंट में, बट डेबिट्स जो हैं वो सिर्फ हो सकते हैं एक ऐसे बैंक के CC अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जिसका एक्सपोजर ओवरऑल सैंक्शन लिमिट्स टू द बोरोवर के 10% से ज़्यादा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि एक्सपोजर क्या है। तो हमने फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड का मीनिंग समझा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे एक्सपोजर को डिफाइन किया गया है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स का सैंक्शन अमाउंट, ना कि डिसबर्स्ड अमाउंट, ना कि और कोई भी टाइप का अमाउंट नहीं। जो सैंक्शन लेटर पे जो अमाउंट्स है जो वो दिख रहे हैं वो अमाउंट्स का टोटल के हिसाब से ये लेस देन 10% और मोर देन 10% का कैलकुलेशन किया जाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही क्लेवरली आरबीआई ने
जिन बैंक्स का एक्सपोजर कम है किसी फर्म पे, उनको बोल दिया कि ठीक है, जो कस्टमर से पैसा आ रहा है इस बोरोवर का वो आपके अकाउंट में आने दो, पर जो डेबिट्स हैं वो अब डायरेक्टली कोई वेंडर पेमेंट्स के लिए नहीं हो सकते। वो आपको जो बिगर एक्सपोजर वाले बैंक है उनके सीसी अकाउंट में आपको ये पैसा भेजना है एंड वहाँ से फिर जो भी पेमेंट्स हैं वो ये बोरोवर कर सकता है। तो यहाँ पे एसेंशियली आरबीआई यही कर रहा है कि इवेंचुअली सारा पैसा पूल होके जिन बैंक्स ने मोर देन 10% का एक्सपोजर लिया हुआ है किसी फर्म पे उनके पास पहुँच जाए, ताकि उनको विजिबिलिटी रहे कि कितना पैसा आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर लोन सर्विसिंग में कुछ इश्यूज़ हैं तो बैंक के पास वो पैसा तो रहे कभी डेबिट करने के लिए। मतलब बैंक के पास डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो सारे राइट्स बैंक लेके रख लेता है जब बोरोवर को लोन दे रहा होता है, बट प्रैक्टिकली जब पैसा रिकवर करने की बात आती है तो बोरोवर तो बहुत ही स्मार्ट हो जाते हैं। अगर उनको डिफ़ॉल्ट करना है किसी बैंक के लोन पे तो वो तो उनको पता होता है ना कि उन्हें डिफ़ॉल्ट करना है, तो वो डिफ़ॉल्ट की प्लानिंग बहुत पहले से चालू कर देते हैं। तो आई थिंक अभी ये अटेम्प्ट ये किया जा रहा है कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना दो ऐसे बोरोवर के लिए कि जैसे ही कोई स्ट्रेस अगर हो भी रहा है तो बैंक के पास पैसे अवेलेबल रहे उस अकाउंट में अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से रिकवरीज करने के लिए या कोई पेनल्टी इंटरेस्ट लगाने के लिए या और किसी भी टाइप का कुछ भी फाइन लगाने के लिए अवेलेबल रहे। और जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं कि ये जो लेस देन 10% एक्सपोजर वाले जो बैंक्स हैं उन्हें कितने दिन में एक बार मोर देन 10% वालों को पैसा ट्रांसफर करना है नॉल, तो ये आरबीआई ने वो बैंक्स के आपसी अंडरस्टैंडिंग और बोरोवर्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, पर ये क्लियरली लिख दिया है कि ऐसे अकाउंट्स में जो भी कैश जब तक लाइक कर रहा है, जब तक दे नहीं दिया जाता है मोर देन 10% वाले बैंकर को, ऐसे पैसे को मार्जिन मनी की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है कोई भी एलसी, बीजी या किसी भी टाइप का लिमिट लेने के लिए। दैट हैज़ टू बी अ लियन फ्री मनी, चार्ज फ्री मनी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया जा सकता है। और आपने एक चीज़ और इसमें नोटिस की होगी कि जो लेस देन 10% वाला जो बैंक है उसकी सीसी लिमिट भी अब जब भी बोरोवर को यूज़ करनी है, वो तो उसका खुद का बोरोड फंड्स है, राइट, तो उससे भी वो डायरेक्टली अपने वेंडर को पेमेंट नहीं कर सकता। अब उसे वहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा मोर देन 10% वाले बैंक के सीसी अकाउंट में और वहाँ से अपने वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि अभी जो मोर देन 10% वाले अब जो बैंक या बैंक्स हैं उनको पूरी विजिबिलिटी रहेगी कि ये पेमेंट्स कहाँ जा रहे हैं। और ये जो अभी तक सारा स्कैटर्ड हुआ करता था अगर किसी एक बोरोवर के लिए, तो वो बहुत सारा कंसोलिडेट हो जाएगा अगर ये न्यू गाइडलाइंस अप्लाई हो जाते हैं तो। एंड इसमें लास्टली एक और सेंटेंस लिखा है कि जो बैंक्स का लेस देन 10% एक्सपोजर है वो फ्रीली अपना वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन्स या वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स जो है वो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। अब ये गाइडलाइन ने सेकंड कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स वो डिफाइन किया है, जो वो बोरोवर्स हैं जिन्होंने अदर देन सीसी लिमिट्स बोरो कर रखा है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि अदर देन सीसी लिमिट्स में क्या क्या लोन आ जाते हैं। तो जनरली इसमें आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि कोई ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किसी फर्म ने लिया है, जैसे कि अपने फैक्ट्री में कोई नया प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए या ऑल टुगेदर फैक्ट्री का बिल्डिंग ही नया बनाने के लिए। तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म उन्होंने जो फंडिंग है उसके लिए ये लॉन्ग टर्म लोन अवेल किया है। और उसके अलावा दूसरे लिमिट्स जो मैं सोच पा रहा हूँ, गाइडलाइन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो वो हो जाते हैं सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग, परचेज इनवॉइस डिस्काउंटिंग, या फिर पैकिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, और इस टाइप की जितने भी टाइप की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसेस हैं, एसटीएल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो अगर सीसी नहीं है और सिर्फ इनमें से कोई लोन है तब आप जो हैं वो इस सेकंड कैटेगरी में क्लासीफाई कर जाएंगे। तो इस कैटेगरी में जो एप्लीकेबिलिटी है उस गाइडलाइन की वो कुछ इस तरह है। तो अगर अब आपकी फर्म का जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोजर है वो लेस देन 5 करोड़ है, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड रुक के समझ लेते हैं कि ये जो बैंकिंग सिस्टम वर्ड यहाँ बार बार यूज़ किया है इसका ये क्लियर मतलब है कि जो भी ये सैंक्शनड फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स देखने वाले हैं, जो कंसिडर होने वाले हैं, वो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम वाले होने वाले हैं। यहाँ पे NBFCs या कोई भी और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए एक्सपोजर का एक्सप्लिसिट मेंशन तो नहीं है, तो मेरे ओपिनियन में वो ऐड नहीं होने चाहिए। एनीवे, तो इस फर्स्ट कैटेगरी में अगर आपका बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़ है तब आप फ्री हैं कहीं भी अपना करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, प्रोवाइडेड कि आपको ये अंडरटेकिंग उस बैंक को देनी पड़ेगी कि आपका जो एक्सपोजर है वो एज ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग दैट अकाउंट लेस देन 5 करोड़ है। एंड जिस दिन भी वो 5 करोड़ के ऊपर जाएगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी कि आपको टाइमली अपने जो भी बैंकर्स हैं उनको ये इन्फॉर्म करना है एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी रिवाइज्ड प्रोविजंस हैं गाइडलाइन के मोर देन 5 करोड़ एक्सपोजर के लिए वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड अज्यूमिंग दैट हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो के वो जनरली लेस देन 5 करोड़ वाली कैटेगरी में होने वाले हैं, तो इसलिए मैं एक बार और रिएटरेट कर रहा हूँ कि इस गाइडलाइन का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते अपने बैंक को तो मे बी फिर ये बात आपके ऊपर आ सकती है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड किया है। अब दूसरी एक्सपोजर कैटेगरी आती है इसमें 5 to 50 करोड़ की। तो अगर एक्सपोजर इस रेंज में है तभी लेंडिंग बैंक्स जो हैं, तो एक से ज़्यादा अगर बैंक से जिन्होंने अदर देन सीसी दिया हुआ है तो वो लोग तो करंट अकाउंट्स फ्रीली ओपन कर सकते हैं, पर जो नॉन लेंडिंग बैंक्स हैं वो सिर्फ कलेक्शन अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अब कलेक्शन अकाउंट क्या होता है तो वो भी गाइडलाइन के अंदर ही समझा दिया गया है कि कलेक्शन अकाउंट्स वो अकाउंट्स होंगे जिनमें क्रेडिट्स पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना भी पैसा एक बोरोवर को उस अकाउंट में आ रहा है तो कलेक्शन अकाउंट में वो कलेक्ट कर सकता है, पर डेबिट की जब बात आएगी, पेमेंट की जब बात आएगी, तो डेबिट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड
ओनली टू द करंट अकाउंट्स ऑफ द लेंडिंग बैंक्स। जो बैंक ने लेंड कर रखा है ये पैसा डायरेक्टली उनको पहुंच जाएगा। तो अब सवाल आता है कि कोई बोरोअर एंड बैंक के दोनों के पास ही क्या मोटिवेशन होएगा ऐसा कलेक्शन अकाउंट ओपन करने का। तो आपको गाइस एक और बात बता दूं कि बैंक्स जो करंट अकाउंट पे अर्न करते हैं, जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो अर्निंग तभी होती है जब एंड ऑफ डे वो पैसा अगर उनके करंट अकाउंट में पड़ा रहता है। तो बैंक का सारा ट्रेजरी एंड ऑफ डे पे ही बेस्ड है। तो ड्यूरिंग द डे किसी करंट अकाउंट में 100 करोड़ भी आके और वापस चले जाए अगर, तो वो बैंक के लिए कुछ इनकम जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर इसमें ऐसा लिखा है कि ऑटोमेटिकली इन कलेक्शन अकाउंट से लेंडिंग बैंक के करंट अकाउंट में पैसा जाना है, तो अगर एवरी एंड ऑफ डे पे ऑटोमेटिकली अगर स्वीप आउट होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसा अकाउंट खोलने वाला जो बैंक है उसके पास भी कोई मोटिवेशन नहीं रहने वाला है इसको खोलने का। हाँ, अनलेस वो आपको कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा हो, जैसे कि हमने बात की थी CMS की, कोई चेक कलेक्शन या कैश कलेक्शन या और किसी टाइप का ऑटो रिकन्सिलेशन रिलेटेड कोई डिजिटल सपोर्ट। तो अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी या सर्विस वो ऑफर कर रहा है तो उसके पास ही मोटिवेशन हो सकता है अगेन, पर वो आपको इसके लिए चार्ज करेगा, क्योंकि करंट अकाउंट का पैसा तो सेम डे बाहर जा रहा है, तो वो आपको फीस चार्ज करेगा ऐसे सब सॉल्यूशंस देने की। तो यहाँ पे भी आइडिया सेम ही है RBI का कि जो भी लेंडिंग बैंक्स हैं एटलीस्ट सारा पैसा पूल होकर इवेंचुअली उनके पास पहुंच जाए, चाहे सेम डे पहुंचे, अगले दिन पहुंचे। फ्रीक्वेंसी अगेन वेरियस बैंक्स कैन डिसाइड बिटवीन देमसेल्व्स इन कंसल्टेशन विद द बोरोअर, बट इवेंचुअली सारा पैसा जो है वो कोई किधर भी किसी भी टाइप का पेमेंट होने से पहले उधर पहुंचना ही है पूल अकाउंट में। और आपके नॉलेज के लिए ये भी बात बता दूं कि अब बैंक्स के सिस्टम्स में ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो लोग डेबिट्स भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, वो एक अकाउंट में डेबिट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसमें सिस्टम में चढ़ जाएगा कि डेबिट सिर्फ और सिर्फ एक किसी बैंक के करंट अकाउंट के लिए ही हो सकता है। तो अगर आप ट्राई करेंगे उस अकाउंट से अपने किसी वेंडर का कोई पेमेंट करने का, तो वो सिस्टम करने नहीं देगा, आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देगा। और अब जो लास्ट एक्सपोजर कैटेगरी इसमें आती है वो है ग्रेटर देन 50 करोड़ वाली, जिसमें आई एम श्योर मिड कॉर्पोरेट्स और लार्ज कॉर्पोरेट्स रहेंगे जो 50 करोड़ से ऊपर बोरो करके रखे हैं। तो उनके लिए अब मैंडेटरी हो गया है एस्क्रो अकाउंट खुलवाना। तो एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें किसी भी टाइप की कोई चेकबुक या कोई किसी भी टाइप का पेमेंट फ्रीडम जो है वो कस्टमर को नहीं दिया जाता है, बिकॉज उस केस में बैंक जो है वो एस्क्रो एजेंट बन जाता है। तो एक ट्राइपार्टाइट एस्क्रो एग्रीमेंट होता है बैंक, बोरोअर और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में, एंड जो एस्क्रो एजेंट है वो कस्टोडियन बन जाता है उस पैसे का, कि जो एस्क्रो एग्रीमेंट में फिर जैसा डिप्लॉयमेंट अलाउड है इन फंड्स का, उसी मैकेनिज्म के हिसाब से ये एस्क्रो एजेंट का ऑब्लिगेशन होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि वो उसी हिसाब से इनको डिप्लॉय करें। तो अगेन गाइडलाइन में इतना लिख के छोड़ दिया है। मेरा जो सेंस है वो ये कहता है कि इस एस्क्रो एग्रीमेंट में यही डिफाइन किया जाएगा कि जो एस्क्रो बैंकर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सारे ही लेंडिंग बैंक्स के जो ड्यूज़ हैं उनको पहले अलग रख ले उसी एस्क्रो अकाउंट में, एंड उसके अलावा जो फिर पैसा बचे वो ही बोरोअर को उसके करंट अकाउंट में दे। तो इसलिए लिखा गया है कि जो करंट अकाउंट है वो सिर्फ ये जो एस्क्रो बैंकर है वो ही खोल पाएगा, और ये एस्क्रो बैंक में जो भी पैसा आएगा उसमें से ड्यूज़ डिडक्ट करने के बाद वो बचा हुआ पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दूसरे जो लेंडिंग बैंक्स हैं वो लोग कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं, बट अगेन जैसा हमने पहले बात करी कि उसमें क्रेडिट्स आ सकते हैं, बट डेबिट्स सारे इस केस में जो है वो अब रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इस एस्क्रो अकाउंट पे। तो अगेन सारा पैसा पूल होकर एस्क्रो अकाउंट में आ जाएगा ताकि सारे बैंक्स के ड्यूज़ पहले ही अलग हो जाए, एंड देन जो पैसा बचा बोरोअर को वही यूज़ करने मिले। एंड दिस इज एक्चुअली पूरा अपोजिट है जो अभी हो रहा है। अभी क्योंकि बोरोअर्स को कई बार फ्रीडम रहती है, तो जिनका सारे बोरोअर्स का इंटेंशन खराब नहीं होता है, पर जिनका इंटेंशन खराब है उन लोग के पास ये फ्रीडम है कि चलो पैसा अभी हमारे अकाउंट में आ गया है, अभी वो खुद डिसाइड करते हैं कि चलो बैंक का EMI रोक के अब ये काम करते हैं किसी मार्केट वाले का पेमेंट कर देते हैं। तो आई थिंक RBI जो यहाँ करना चाह रहा है वो ऐसे सब प्रैक्टिसेस को कर्व करना चाह रहा है कि अभी एस्क्रो अकाउंट में पैसा आ गया, पहले बैंक्स का रीपेमेंट पहले ही अलग हो गया, अब जो पैसा बचा उसका आपको जो करना है, उससे आपको गाड़ी खरीदना है कि वेंडर पेमेंट करना है, वो आपकी इच्छा आप कीजिए। हाँ, और एक लाइन यहाँ पे क्लियरली लिख दी गई है कि इस सिनेरियो में जब ग्रेटर देन 50 करोड़ एक्सपोजर है तब नॉन लेंडिंग बैंक्स कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट। जो बैंक जिसके लेंडर नहीं है वो लोग करंट अकाउंट अगर खोलते हैं तो दे विल बी इन द ब्रीच ऑफ दीज गाइडलाइंस, उनको वो बंद करना पड़ेगा। एंड लास्टली एक और कैटेगरी होती है ऐसे बिजनेस फर्म्स की या कंपनीज़ की जिन्होंने कोई डेट ले ही नहीं रखा है, वो चुनिंदा सुखी लोग जो बिना लोन के अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब गाइडलाइंस आपको एप्लीकेबल नहीं है। आज तक जैसे बैंक्स अपना KYC और AML गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स खोल रहे थे, वो उसी तरह आपके अकाउंट्स गोइंग फॉरवर्ड भी खोल सकते हैं। अब ये जो सारे गाइडलाइंस की हमने बात की ऊपर, CC लोन्स और नॉन CC लोन्स दोनों ही कैटेगरीज की, इन सबको बैंक्स को एक मिनिमम क्वार्टरली बेसिस पे मॉनिटर करना है। तो बैंक्स को इंटरनली एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें एटलीस्ट क्वार्टर में एक बार बैठ के वो लोग रिकनसाइल करेंगे कि कितने उनके बैंक के बोरोअर्स हैं वो किस कैटेगरी ऑफ लोन्स में फॉल कर रहे हैं, CC या नॉन CC, और अगर नॉन CC है तो फिर वो लेस देन 5 करोड़, 5 to 50, मोर देन 50, वो बकेट्स में, उसके हिसाब से वेदर दीज करंट अकाउंट गाइडलाइंस
हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। तो ये काफ़ी मतलब हेडेक होने वाला है बैंक्स के लिए भी ऑपरेशनली एंड सेम टाइम पे आपके लिए भी होने वाला है। एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म लोन्स के लिए यहाँ पे लिख दिया। अगेन ये डिबेट भी बहुत सालों से चल रहा था। तो टर्म लोन्स की जैसे हमने ऊपर बात करी कि जनरली ये लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिए जाते हैं, जो जनरली लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। जैसे कि कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाना अपने फैक्ट्री में, या फिर कोई फैक्ट्री का नया बिल्डिंग बनाना, या कोई इंस्टीट्यूट ने अपना नया कॉलेज का बिल्डिंग बनाना है, या किसी भी ऐसे टाइप का खर्चा जिसका कॉस्ट भी वो कंपनी खुद ओवर द नेक्स्ट 5, 6, 7 ईयर्स रिकवर करने वाली है। तो सिमिलरली उसका रीपेमेंट भी इन द नेक्स्ट 6, 7 ईयर्स होता है। तो अब ऐसे सारे लोन्स में ये कंपलसरी कर दिया है इस गाइडलाइन में कि जो भी डिसबर्समेंट्स है, तो बैंक मतलब एक साथ ये वाले लोन्स क्या है कि अगर सपोज 40 करोड़ का कोई टर्म लोन सैंक्शन हुआ है, या कोई छोटा अमाउंट भी से 5 करोड़ का कोई टर्म लोन आपको सैंक्शन हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 5 करोड़ आप डे 0 पे ही ड्रॉ कर लेंगे। तो वो वेरियस ट्रांचेस में ड्रॉ होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब भी अब ये टर्म लोन का कोई ट्रांच ड्रॉ करना है आपको, वो पैसा बैंक डायरेक्टली, अब RTGS, NEFT, फंड ट्रांसफ़र जो भी है डायरेक्टली करेगी आपके वेंडर को। तो बैंक को आपसे पूछना है कि हाँ जी, अब आप जो भी आप इसका एंड यूज़ दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एंड यूज़ है नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, तो सपोज उसका पेमेंट जा रहा है मशीनरी के वेंडर को, तो वो आपसे बोलेंगे कि हाँ जी ठीक है, आपका इनवॉइस का एक कॉपी दिखा दो, एग्रीमेंट का कॉपी दिखा दो। वो सब आपसे लेंगे, आपसे वेंडर के अकाउंट डिटेल्स लेंगे एंड डायरेक्टली वो पैसा वेंडर को रेमिट करेंगे। अब उनको वो पैसा आपके करंट अकाउंट में देना अलाउड नहीं है। तो अब इसमें बोरोवर्स के लिए ही चैलेंज होगा कि उनको अभी टर्म लोन्स का ड्रॉवल्स वो हिसाब से अब टाइम करना पड़ेगा। अभी तक क्या करते थे कंपनीज कि ये ड्रॉ डाउन करके रख लेते थे टर्म लोन कि चलो ठीक है, 1 हफ्ते बाद वेंडर को पे करना है, सेफ साइड पे ड्रॉ डाउन कर लो। पर अब आपको उसको प्रॉपर टाइमिंग करना पड़ेगा कि जो भी आपके पेमेंट टर्म्स है वेंडर के साथ, उसी के हिसाब से फिर आप ये डिसबर्समेंट का रिक्वेस्ट जो है वो अपने बैंक को दें। और सिमिलरली जो डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे ट्रांजेक्शन है किसी ऐसे बोरोवर के जिसने CC या OD बोरो कर रखा है बैंक से, तो उसको कंपल्सरीली फिर इसी CC OD अकाउंट से सारे जो अपने ट्रांजेक्शन है वो करने हैं। वो फिर सेपरेटली करंट अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते और उसमें से सारे ट्रांजेक्शन रूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चेंज है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स कर रहे थे, शायद आपको लॉजिकल नहीं लगे, बट कुछ कस्टमर्स ये आज तक करते आए थे, तो अब वो भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा इसके बाद। एंड अगर बात करें कि एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट्स और CC अकाउंट्स का क्या, जो इस डेट से पहले ऑलरेडी खुल रखे हैं, बोरोवर ने काफ़ी दूसरे बैंक के साथ भी खोल रखा है, तो उसके लिए भी क्लियरली लिख दिया कि अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के लिए भी adherence to these guidelines has to be ensured by the banks within next quarter। तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो सितंबर टू दिसंबर वाला क्वार्टर आने वाला है, उसके अंदर अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के साथ भी ये कंप्लायंस बैंक्स को करना है। तो अगर आप ऐसे CC बोरोवर हैं जिसका करंट अकाउंट किसी और बैंक के साथ चल रहा है, तो मान के चलिए कि आपके दूसरे बैंक को बहुत ही जल्द एक लेटर जो है वो आपके CC बैंकर से इशू होने वाला है कि वो जो करंट अकाउंट है वो बैंक बंद कर दे। और आपको भी एक लेटर आने वाला है जिसमें आपको बोला जाएगा कि विद इन whatever 30 डेज या 60 डेज आप आपके सारे दूसरे बैंक्स के साथ जो करंट अकाउंट्स है वो बंद करवाएं एंड रिटर्न में आपके CC बैंकर को इन्फॉर्म करें। तो अगर आपको कुछ एक्शन लेना है, कुछ चेंज करना है आपका बैंकर, तो दिस इज द टाइम, हरी अप, आपको अभी के अभी इस काम पे लग जाना चाहिए। एंड ये सारे गाइडलाइंस को समराइज करने के लिए इस गाइडलाइन के एंड में एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो क्विकली आप एक नज़र उस पर भी मार सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी ब्रीफली इसको क्रिस्पली जो है एक फ्लो चार्ट में डाल दिया गया है कि अगर आपका CC अकाउंट है तो क्या, नहीं है तो क्या, टर्म लोन्स है तो कितने एक्सपोजर का टर्म लोन्स है वगैरह वगैरह। तो वो एक क्विक नज़र मार के भी आप समझ सकते हैं। और ये जो गाइडलाइन का डिटेल डॉक्यूमेंट का जो लिंक है RBI वेबसाइट का, वो लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अगर आप ये PDF इत्मीनान से पढ़ना चाहें तो इस वीडियो के साथ साथ उसे भी पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अब लास्ट सेक्शन इस वीडियो का, जिसमें हम हमेशा कोई भी एक गाइडलाइन के ट्रिकी पॉइंट्स पे बात करने की कोशिश करते हैं, जो गाइडलाइन में लिखे तो नहीं रहते हैं, पर हम थोड़ा सा 4 कदम आगे सोच के ट्राई करते हैं कि अभी से उनको एसेस करने की कोशिश करें। तो पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में यहाँ पे आया था वो था कि इस गाइडलाइन में जो अदर देन करंट एंड CC अकाउंट्स जो अकाउंट्स होते हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। तो जैसे कि डिविडेंड अकाउंट्स, कोई कॉर्पोरेट को अगर डिविडेंड पे करना है तो उसका क्या, फिर अगर किसी कंपनी में कोई कैपिटल आ रहा है, कोई FDI आ रहा है या किसी भी टाइप का कोई कैपिटल इन्फ्यूजन आ रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट्स का क्या। एंड सिमिलरली अगर नॉर्मल किसी ट्रांजेक्शन का कोई एस्क्रो अकाउंट है, तो इन सब से रिलेटेड भी क्लियर टर्म्स में लिखा नहीं गया है कि लोन लेने वाला जो बोरोवर है वो कहाँ खुलवा सकता है ऐसे वाले अकाउंट्स। अगर हम इस गाइडलाइन की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं खाली तभी ये कन्फ्यूजन है, पर अगर स्पिरिट देखें हम इस गाइडलाइन का, तो स्पिरिट तो गाइस डेफिनेटली यही बोलता है कि जो भी आपका लेंडिंग बैंक है उसी के साथ सारे अकाउंट्स खोलें, क्योंकि अगेन अगर कैपिटल आ रहा है तो लेंडिंग बैंक को पता होना चाहिए कितना आ रहा है, कब आ रहा है, किससे आ रहा है, या अगर आपको डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं तो फिर वो डिविडेंड कितना जा रहा है, कौन से शेयर होल्डर्स को कितना जा रहा है वगैरह वगैरह, या फिर कोई एस्क्रो अकाउंट किसी एक डील के लिए खोल रहे हैं तो उसमें वो डील के लिए के अगेंस्ट आपको कितना पैसा आ रहा है, दूसरा पार्टनर कितना ले जा रहा है, ये सब कुछ मेरे हिसाब से एक लेंडिंग बैंक को पता होना चाहिए। तो इन स्पिरिट ये सारे अकाउंट्स भी वहीं खुलने चाहिए आपके लेंडिंग बैंक के साथ। देन दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट,
टर्म लोन्स के लिए क्लियरली लिख तो दिया गया है कि जो भी आपका पर्पज़ है टर्म लोन का, जिसको भी वेंडर को आपको पेमेंट करना है तो डायरेक्टली बैंक अब उनको पेमेंट करेगा। पर बैंक्स तो कई बार रीइंबर्समेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसा देते हैं, जिधर आप ऑलरेडी आपकी जेब से खर्चा कर चुके हैं, से मे बी पिछले 4 महीने में या 6 महीने में, हद से हद पिछले 1 साल तक के खर्चे बैंक कवर करते हैं। तो फिर अगर ऐसा वाला रीइंबर्समेंट कभी करना है किसी बैंक को, किसी बोरोर को, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वेंडर को तो ऑलरेडी पैसा जा चुका है, तो फिर से तो नहीं वेंडर को दे सकते। और करंट अकाउंट में डिसबर्स नहीं करना, ये क्लियरली लिख दिया है, तो आपके बैंक को डर लगेगा कि अब कैसे करें करंट अकाउंट में डिसबर्स। तो मेरे हिसाब से इस पर क्लैरिटी पेंडिंग है एंड मोस्ट प्रोबेबली बैंक जो है वो अपने क्वेश्चन में इसको पूछेंगे। एंड जनरली आरबीआई ऐसे सर्कुलर ऐसे गाइडलाइंस के बाद एक FAQs भी रिलीज़ करती है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स IBA को और IBA फिर RBI को रिप्रेजेंट करेगा क्वेरीज। एंड आई एम श्योर एक FAQ डॉक्यूमेंट भी इस पर आ जाएगा, जो कि हमें बहुत ही खुशी होगी इस चैनल पे आपके लिए अपडेट करने की। नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि NBFCs और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो आई थिंक सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के जो एक्सपोजर है वही यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। सो ग्रेट गाइस, इस गाइडलाइन का कवरेज यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा एंड हमारी टीम का एश्योरेंस है कि विदिन 3 to 4 डेज ऑफ योर कमेंट आपको उस पर हमारी तरफ से रिप्लाई ज़रूर आएगा। एंड इसके अलावा आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंडर जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, उसमें से MSMEs के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उनके लिए जो NPA नहीं हुए हैं, जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एंड एक स्कीम बाद में और आई है जो NPA MSMEs या SMA 2 कैटेगरी में जो MSMEs हैं, उनको भी ऐसे लोन्स मिलने के लिए अब एक गाइडलाइन आ गई है, जो लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप टू 90% तक गारंटीड रहेंगे। सो इन दोनों ही स्कीम्स पे डिटेल्ड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। उन दोनों का वीडियो लिंक जो है वो ऊपर आई बटन सजेशंस में भी बैक टू बैक आ जाएगा, आप वहाँ भी रेफर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ उनको भी देखिए, प्लीज़ समझिए एंड ये सारे स्कीम्स का बेनिफिट कोविड-19 के दौरान, ये जो चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं उसके दौरान उठाएं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आई एम श्योर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये यूज़फुल लगेगा, तो उसको हाथों हाथ शेयर कर दीजिए। आपके लिए ये 1 मिनट का काम है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना, एंड क्या पता किसी को कितना काम आ जाए। एंड उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके नेक्स्ट एक बेल आइकन है, जिसको प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशंस आएंगे, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका फीडबैक जो है, या कोई कॉम्प्लीमेंट है या कोई कंप्लेन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।